हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर। तो हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में ये जो क्लासेस है, दीज आर दी वेरी बेसिक एंड फाउंडेशन क्लास। सॉइल मैकेनिक्स को हमने इससे पहले एक बार पढ़ा रखा है और वहीं से पढ़ के बच्चे एसएससी जेईई टॉपर, गेट टॉपर निकले हैं ऑलरेडी। तो ये मैं रिपीट पढ़वा रहा हूँ जिसमें मैं विजुअली प्रेजेंट रहूंगा, ताकि ये जो आपको मतलब होता है ना, एक बॉन्डिंग सा बन पाए अपन दोनों में, बस यही है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी पढ़ाई तो पढ़ाई होती है। वेल ये जो क्लासेस है ना सॉइल मैकेनिक्स के, ये क्लासेस वेरी फाउंडेशन बेसिक क्लास है। इसमें बहुत प्यार से, अच्छे से, आराम से कंसेप्ट को डील कर रहे हैं। सारा का सारा नोट्स आपको लिखवा रहे हैं, तो नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से लिखिए। आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो? पहला पॉइंट, इंडिया में कोई भी एग्जाम जिसमें सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आता है उसके लिए आप पढ़ सकते हो। चाहे वो गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, एसएससी जेईई एग्जाम हो, स्टेट जेईई एग्जाम हो, एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिसमें सॉइल मैकेनिक्स आती है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाली हो या लिखने वाली हो, कोई भी। क्योंकि हम ऐसा कुछ अलग अलग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट, लर्निंग द सब्जेक्ट, एक्वायरिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो चीज यहाँ चल रही है, तो थोड़ा प्यार से क्लासेस को फॉलो करिए, ठीक है। हो सकता है क्लास लेंदी चला जाए, लंबा हो जाए, 3 घंटे का हो जाए, 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ भी पॉसिबल है। जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा मैं वैसा पढ़ाते चलूंगा, क्योंकि हमको सिलेबस करनी है खत्म। ठीक है, तो फॉलो करिए प्यार प्यार से, अच्छे से, मजे से। और एसएससी जेईई 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये तो सॉइल मैकेनिक्स की क्लास सभी के लिए फ्री रहेगी इस साल, है ना, सभी के लिए। और ये जनवरी तक अपन खत्म कर देंगे। बाकी एसएससी जेईई 2023 के लिए अगर आपको टारगेट है तो आप कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गेट 2024 टारगेट कर रहे हैं, डाउनलोड दी कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वहां पे एनरोल कर सकते हैं फॉर योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके, डेफिनेटली सिलेक्शन दिलवा दूंगा। कोई प्रीमियम इधर उधर इन सब ये सब भावना करके पैसा, देखो जिसका हो जाता है सिलेक्शन ठीक है, जिसका नहीं हो पाता उसका तो गया सब कुछ, डमाडोल हुआ। तो वो चीज मैं यहाँ पर उससे ज्यादा अवेलेबल करा सकता हूँ आपको। थोड़ा आप ट्रस्ट करिए। ओके, जो भी आपका ड्रीम है, एसएससी जेईई, गेट, उतना जरूर निकलवा दें, ठीक है, ये पक्का है। चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में हम पढ़ रहे थे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इससे पहले वाले क्लास में हमने वाटर कंटेंट खत्म किया था, ठीक है। तो वाटर कंटेंट में 7 अलग अलग तरह के टेस्टिंग थे। सभी टेस्टिंग को पढ़ा, सभी टेस्ट प्रोसीड्यूर को पढ़ा, लर्न किया, लिखा अच्छे से सब कुछ। ये पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने कॉपी पे अपने हाथों से लिखो, क्योंकि वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है प्रिपरेशन के दौरान, है ना। तो दैट इज द बेटर थिंग। तो अब जो हमारे पास सेकेंड इंडेक्स प्रॉपर्टी है, दिस इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, इसको निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। डेंसिटी बॉटल मेथड, ओके, वो बेटी थी खेल रही थी तो इसलिए थोड़ा। तो डेंसिटी बॉटल मेथड, पिक्रोमीटर मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, गैस जार मेथड, श्रिंकेज लिमिट मेथड। अब इनमें से ये नाम सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पिक्नोमीटर मेथड। मैथमेटिकली ये जो डेंसिटी बॉटल और पिक्नोमीटर मेथड है दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या होता है, दोनों दोनों तो बॉटल ही है। डेंसिटी बॉटल भी एक बॉटल, पिक्नोमीटर भी एक तरह का बॉटल है। वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। डेंसिटी बॉटल का जो वॉल्यूम होता है ना, वो 50 ml का कैपेसिटी होता है इसका, लेकिन पिक्नोमीटर का जो कैपेसिटी होता है 900 ml, है ना। तो वॉल्यूम में बस डिफरेंस होता है, और ये वॉल्यूम में डिफरेंस होने के कारण यहाँ एक बढ़िया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनती है। एक तो ये पूछेगा, कैपेसिटी पूछेगा, प्लस और एक जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है वो ये बन सकती है कि किस तरह के सॉइल के लिए डेंसिटी बॉटल मेथड सुटेबल है, किस तरह के सॉइल के लिए पिक्नोमीटर मेथड सुटेबल है। मेरे को ये बताओ, अगर आप ज्यादा सैंपल साइज लोगे किसी टेस्टिंग में, तो सॉइल सॉलिड के साइज अगर बड़े भी हो तो भी चलेगा। अगर सैंपल साइज कम लेना है तो सॉइल सॉलिड का साइज भी कम, छोटा छोटा होना चाहिए। तो डेंसिटी बॉटल मेथड में जो सॉइल होगा वो ऑब्वियसली
फाइनर होगा पिक्नोमीटर मेथड में जो सॉइल हम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर है? मैं लिखवाऊंगा सेंटेंस, बाकी कोड बुक तो वही सेम है। ठीक है, the code book name is 2720 Indian Standard 2720 Part 2 1980। यहाँ पे फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए इतना डीप में जाके कोड बुक इस तरह का नाम नहीं पूछता कोई भी एग्जामिनर, अगर पूछ रहा है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल टेस्टिंग से रिलेटेड कोड बुक नहीं पूछेगा। एक समुदाय का पूछा जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल इतने गंदे बुरे लेवल पे जाके कोड बुक के नाम नहीं पूछते। तो बी श्योर कि उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, क्योंकि मैं तो बार बार पढ़ाऊंगा नहीं, एक ही बार पढ़ा दूंगा, तो एक बार आपको लिखवा भी दूंगा ताकि आपकी कॉपी में रहे तो कभी। ठीक है, तो आप पहले ये नोट डाउन करिए नाम वगैरह, फिर आगे चल के एक एक करके हम देखते हैं, एक एक करके हम लोग लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला मेथड का हेडिंग डालिए आप, डेंसिटी बॉटल मेथड। देखिए सभी मेथड में हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लगानी है सॉइल सॉलिड की। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है भाई? वेट ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। ये जो रेशियो आप निकालोगे दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, और कुछ नहीं। तो ये दो चीज हमको करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो जो भी डिफरेंट टेस्ट है उनमें इन्हीं सब चीजों को कैलकुलेट किया जाता है और उनका रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको मैथमेटिकल वे में पिक्नोमीटर मेथड में समझाऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो ये पढ़ो, डेंसिटी बॉटल मेथड लिखना चालू करो। इट इज ए लेबोरेटरी मेथड, लैब में परफॉर्म करते हैं इसको। जो इंडियन कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 2720 पार्ट 2 1980, दिस इज द कोड विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। नाउ ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, डेंसिटी बॉटल जो भी है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो उसकी कैपेसिटी होती है 50 ml की। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में पूछा जा चुका है, ये एसएससी जेई का सवाल बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी बॉटल। नाउ अब देखिए, अब जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट दिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं, क्योंकि उसका कैपेसिटी बहुत कम है तो इसमें जो सॉइल सैंपल यूज होगा जिस पर आपको टेस्टिंग करनी है उसका क्वांटिटी भी कम होगा, 5 to 10 ग्राम। ठीक है, साइज ऑफ सॉइल सॉलिड should not be greater than 22 mm. Basically, this method is suitable for fine grain soil. हम जनरली ऐसा कहते हैं, फाइन ग्रेन इन द सेंस हियर फाइन सॉइल, यहाँ पे कहने का मतलब है ऐसा सॉइल जिसमें 90% ऑफ सॉइल सॉलिड इज मोर देन 90% ऑफ सॉइल सॉलिड इज पासिंग 2 mm सीव। तो वो जो पासिंग वाला पोर्शन है उसको हम यूज करते हैं इन वाइल टेस्टिंग एज ए सॉइल सैंपल। क्लियर है? तो साइज ऑफ सॉइल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 mm। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट किया जाता है उसका दो वैल्यू यहाँ पे निकाला जाता है, एक G27 और एक G4। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वो कैलकुलेट करने के बाद दोनों का एवरेज लिया जाता है जो कि होता है फाइनल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। ठीक है, तो लेट्स सपोज टेस्टिंग करने के बाद, आफ्टर टेस्टिंग यू हैव गॉट ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल एज GT व्हिच इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड एट ए T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो भी आपने रूम टेम्परेचर पे आपने जो भी टेस्टिंग किया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी यू हैव कैलकुलेटेड। नाउ what we have to do, we have to convert this GT as G27 and G4। अब G27 कैसे निकालोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर into specific gravity of water at T degree Celsius temperature divided by specific gravity of water at 27 degree Celsius। This is the formula and format to convert that GT into G27। क्लियर? ध्यान रहेगा, लिख लीजिए कॉपी पे। आगे सिंपल है, बेसिक कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। G4 स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सिंपल GT इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस। सीधा ये करेंगे निकल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि G4 अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। क्लियर है? नाउ आगे फाइनल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड एज एवरेज ऑफ एबव टू डेटा, जैसा मैंने बोला था, प्रोवाइडेड, लेकिन ये कंडीशन आपको चेक करना होगा कि G27 माइनस G4, मतलब ये जो आपने दो स्पेसिफिक ग्रेविटी के वैल्यू निकाले G27 और G4, इनमें जो डिफरेंस है वो 0.03 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर वो डिफरेंस 0.03 से ज्यादा नहीं है तो फिर आप G27 प्लस G4/2 करके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल बता सकते हो। जनरली ये रिपोर्टिंग का तरीका है। आज तक इस तरह से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये जो छोटा छोटा दो फॉर्मूला मैंने लिखवाया, ये यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन बी क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी एट एनी टी डिग्री सेल्सियस दे दिया गया, नाउ दे आर आस्किंग दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, डेटा देके पूछ रहा है ना। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके, बाकी और कुछ नहीं। नोट, ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। डेंसिटी बोटल टेस्ट इज जनरली सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स। फाइन ग्रेन यहाँ पे कहने का मतलब है दैट इज 2 mm से छोटे पार्टिकल साइज जनरली यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। 2 mm से छोटे पार्टिकल साइज का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर टेस्टिंग में। लेकिन जो हम पिक्नोमीटर मेथड देखेंगे, क्योंकि पिक्नोमीटर और डेंसिटी बोटल मेथड, इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो एकदम एग्जैक्टली सेम है, दोनों का मैथमेटिकल अप्रोच सेम है। जो मैं पिक्नोमीटर में स्टेजेस बताऊंगा, सेम स्टेजेस डेंसिटी बोटल में किया गया है, बस वहां पे वॉल्यूम उसका 50 ml है, इसका वॉल्यूम 900 ml होता है, और कुछ नहीं। तो चूंकि इसका बड़ा वॉल्यूम है तो बड़े बड़े पार्टिकल साइज भी इसमें जा सकता है, बड़ा ज्यादा सॉइल मास 200 से 400 ग्राम ऑफ सॉइल मास हम इसमें कंसिडर करके टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उसमें अगर बड़े पार्टिकल भी हो तो भी चल जाएगा। इसलिए ये जो मेथड है पिक्नोमीटर मेथड, जैसे ये वाला मेथड फाइन रिलेटिवली फाइन सॉइल के लिए था, तो ये मेथड थोड़ा मीडियम सॉइल के लिए चल जाता है, या फिर कोर्स सॉइल के लिए भी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बस यही डिफरेंस, और कुछ अलग से और कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब सेकेंड हेडिंग डालिए, पिक्नोमीटर मेथड। जितना लिखवा रहा हूं दैट इज योर मोर देन सफिशिएंट, ये तो आपको कोई लिखवाया ही नहीं होगा आज तक, 100% कह रहा हूं। इतना तो कॉपी में तुम्हारा कभी होगा भी नहीं, चाहे कहीं से भी पढ़े हो। शायद मेरे को लगता है मैं ही पहली बार लिखवा रहा हूँ। वो इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये जो कैपेसिटी है ना, ये 50 ml, ये एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ था और नहीं पूछता कुछ भी। प्लस हाँ, इन फॉर्मूलाज का यूज होता था गेट एग्जाम में, G27 G4, इनका गेट एग्जाम में इसका इस्तेमाल करवाया था, ठीक है। हम जब क्वेश्चन करवाएंगे मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, देखो देखो बताया था, देखो। ओके, आंख बंद करके बिलीव कर लो और आ जाओ, मस्त सीख जाओगे। वो गाना सुना है ना एक तो, पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, तो डूबने नहीं देंगे। तो अब सुनो पिक्नोमीटर मेथड। अब पूछोगे क्या प्रोसीड्यूर है? प्रोसीड्यूर कुछ नहीं है बाबू, प्रोसीड्यूर सेम है। सेम जो हमने वाटर कंटेंट निकालने में जो स्टेजेस हमने कंसिडर किया था, वही सेम स्टेज यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे, बट एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? इन सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में याद करो जब हम वाटर कंटेंट निकाल रहे थे तो वहां पे जो हमने सॉइल मास यूज किया था दैट वाज योर वेट सॉइल। वेट सॉइल था मतलब गीला सॉइल था, तभी तो आप वाटर कंटेंट निकाल रहे हो सॉइल का, क्योंकि वो सॉइल गीला है। बट यहाँ पर while finding the specific gravity, हम जो सेकेंड स्टेज में जो सॉइल मास यूज करेंगे वो ओवन ड्राइड सॉइल हो, सॉइल को हम ओवन ड्राई कर लेंगे। जो भी सॉइल है रेस्पेक्टिव सॉइल का, हम रेस्पेक्टिव सॉइल को हम ओवन ड्राई कर लेंगे, फिर ओवन ड्राई सैंपल को डालेंगे सेकेंड स्टेज में। समझ गए? फिर तीसरा स्टेज में पूरे पिक्नोमीटर में पानी भर देंगे। चौथा वाला पूरा एक खाली पिक्नोमीटर में सिर्फ पानी भर के उसका वेट लेंगे। यही चलता है, ये 4 स्टेप रहती है और फटाक से इजीली कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेप मैं अभी बताऊंगा, सेम स्टेप डेंसिटी बॉटल के केस में अप्लाई कर दें। डेंसिटी बॉटल पहले खाली वेट, डेंसिटी बॉटल विथ सैंपल, ओवन ड्राइड सैंपल, ओके, एंड डेंसिटी बॉटल का वेट। उसके बाद डेंसिटी बॉटल विथ ओवन ड्राइड सैंपल प्लस डेंसिटी बॉटल फुल वाटर का वेट। उसके बाद डेंसिटी बॉटल ओनली विथ वाटर का वेट, W1 W2 W3 W4 ऐसे निकलता है। समझ में आया? सो पहला सेंटेंस ये लिखेंगे, क्योंकि मैंने पिक्नोमीटर आपको वाटर कंटेंट निकालने में लिखवाया था, तो यहां पर हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि दिस मेथड इज सेम एज वी हैव यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग
as we have applied while calculating the water content value, with only difference that in second stage here we use oven dried soil sample. ये स्टेटमेंट लिख दूंगा तो लॉजिक क्लियर हो जाएगा, इधर उधर दोनों लिंकअप कर लोगे। ठीक है, लिखिए, दिस मेथड इज सेम एज इट वाज यूज्ड व्हाइल फाइंडिंग वाटर कंटेंट ऑफ soil, comma, with only difference that in second stage we use oven dried soil sample here. बस यही एक डिफरेंस है। तो फिर स्टेजेस बना लो भाई। स्टेजेस क्या बना लोगे? पिक्नोमीटर का स्टेज बना लो, 4 पिक्नोमीटर बॉटल। ये पहला पिक्नोमीटर बॉटल, ठीक है, ओपनिंग डाल दिया। ओके, नाउ दिस इज योर सॉरी सेकेंड पिक्नोमीटर बॉटल। दिख रहा है? बॉटल दिख रहा है? ठीक। ये तीसरा पिक्नोमीटर बॉटल। तीसरे में क्या करना है मालूम है ना? चलो कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो अभी फिर मालूम हो जाएगा। और ये चौथा पिक्नोमीटर बॉटल। पिक्नोमीटर बॉटल क्या होता है, उसका साइज कैपेसिटी क्या होता है ये मालूम है? ठीक है, पिक्नोमीटर का जो बेसिक यूज है वो बेसिक यूज स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए ही था। ठीक है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल तो हम तब निकाल रहे थे ना जब हम पिक्नोमीटर को यूज करके उस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल चुके हैं, तब जाके हम उसका एप्लीकेशन वाटर कंटेंट में भी ले लेते थे, यूज उसका वाटर कंटेंट निकालने में भी ले लेते थे। लेकिन उसका जो बेसिक यूज पिक्नोमीटर को डेवलप किया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के पर्पज से ही डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो, तो पहला जो है, लेट्स सपोज दिस इज योर फर्स्ट, यहां पे वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर इज W1। नाउ अब यहां पे हम ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल को भरेंगे। ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल, ओवन ड्राई मतलब ये ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल को भरा ऑफ ए पर्टिकुलर मास, 400 से 200 से 400 ग्राम, इतना तक हम सैंपल लेते हैं, है ना? तो वो हमने भर दिया इसमें। लेट्स सपोज इसका सेकंड स्टेज में जो वेट आपको मिल रही है इट इज योर W2। अब क्या करोगे, ये ड्राई सॉइल सैंपल इतना तो पहले से ही था, है ना? तो ये क्या है, दिस इज योर वेट ऑफ सॉलिड, ये आपका वेट ऑफ सॉलिड है। एंड दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी है, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी। तो ये तो आपका पहले से था ही, इतना वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब पूरे में तुम भर दोगे पानी, पूरे बॉटल में पानी से फिल कर दो, पूरे बॉटल को ऊपर से नीचे तक पूरा बॉटल को वाटर से फिल कर दिया, फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, ये तीसरा स्टेज, थर्ड स्टेज। नाउ थर्ड स्टेज में इसका वेट है मान लो W3। फोर्थ स्टेज क्या, एक एम्प्टी पिक्नोमीटर, एक एम्प्टी पिक्नोमीटर लो, फिर उसमें पूरे में पानी भर दो। ठीक है, ओनली वाटर, क्या भरना है, ओनली वाटर, ओनली वाटर। भरने के बाद आप, ये फोर्थ हो गया, इसका वेट ले लो W4। तो ये 4 वेट W1 W2 W3 W4 ये ले लेना है। नाउ अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है बाबू? अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम जो निकालेंगे सॉइल सॉलिड का GS, तो ये होगा क्या? बेसिकली इसका रेशियो क्या क्या मैं लिखूंगा? मैं लिखूंगा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ वॉल्यूम VS, वॉल्यूम VS डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। VS, यही तो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा ही तो लिखा जाता है। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसा ही तो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ड्राई सॉइल मास का वेट है, मतलब सॉइल सॉलिड का ही वेट है WS, और उसका वॉल्यूम है VS। तो वही VS वॉल्यूम कितना अगर मेरे को पता चल जाए, तो उसी VS वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो वेट ऑफ वाटर होगा
वो पता लगा के मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा और कुछ करूंगा नहीं करूंगा। मतलब कि अगर मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है तो मुझे ये जीएस अगर मैं लिखूंगा, आगे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, देखो जीएस इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डब्ल्यू एस, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है वीएस, ऐसा लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर जिसका वॉल्यूम है वीएस। मतलब वीएस वॉल्यूम का वेट ऑफ वाटर, कहने का मतलब कौन सा पोर्शन का, क्या ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, ये देखो मैं दूसरा कलर से लिख रहा हूं, ये यहां से लेके यहां तक, दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पानी है, ये एक्चुअली में है पानी, बस मैं आपको दिखाने के लिए। लेट्स सपोज दिस इज योर वाटर बी, वाटर बी, ठीक है, ओके। वीएस वॉल्यूम ये है ना, तो ये वाटर बी का वेट, तो वेट ऑफ वाटर बी, तो हमारा निकल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर बी, ठीक है। वो वाटर बी मैं इसलिए लिखवाता हूं ना ताकि आपको मतलब फॉर्मूला बनाने में आसानी लगे, मतलब डेरिवेशन करते वक्त कि एक्चुअली क्या किया है। वेट ऑफ वाटर बी कहने का मतलब है इतना पोर्शन में जो वाटर है उसका वेट हम ले रहे हैं, और वॉल्यूम वीएस, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है ना, वीएस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, तो इतना ही वॉल्यूम का वाटर का वेट लेना है, तो वो वाटर को हमने वाटर बी बोल दिया, तो वेट ऑफ वाटर बी हमको निकालना है, ठीक है। अब बताओ यार डब्ल्यू एस हम कैसे निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, क्या मैं W2 माइनस W1 कर दूं तो डब्ल्यू एस निकल जाएगा? मतलब सिंपल है, यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन को ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ वॉल्यूम वीएस इज नथिंग बट W2 माइनस डब्ल्यू एस, सॉरी W2 माइनस W1, यही तो होगा, निकल जाएगा, ये तो ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो निकल गया, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर बी, वेट ऑफ वाटर बी। अब मेरा कांटा अटक रहा है, वेट ऑफ वाटर बी कैसे, हाउ टू कैलकुलेट दिस, इजी है, सिंपल है, देखो दिमाग लगाओ, हमको निकालना है वेट ऑफ वाटर बी इतने पोर्शन का। तो देखो तीसरा स्टेज में मैंने क्या किया था, पहले यहाँ पे केवल सॉइल सॉलिड था दूसरा स्टेज में, और बाकी ऊपर बचा हुआ एयर था। तीसरा स्टेज में जितना पोर्शन में एयर था पूरे में पानी भर दिया, है ना, पूरे में पानी भर दिया। लेट्स सपोज ये जो पानी है दिस इज वाटर ए, ये पानी को मैं बोल रहा हूं वाटर ए। जो तीसरे स्टेज में पानी दिख रहा है वो पूरे पानी का वेट हो गया वाटर ए, है ना, मतलब उसको मैं वाटर ए बोल रहा हूं। तो अब देखो मुझे ये बताओ ये वेट ऑफ वाटर ए कैसे निकालोगे, अगर मैं आपसे केवल पूछूंगा कि तीसरे स्टेज में जो वाटर है उसका वेट केवल निकालो, वेट ऑफ वाटर ए, तुम बोलोगे सर इजी है, W3 माइनस W2 करो भाई, तो वेट ऑफ वाटर ए आपको मालूम हो जाएगा सर। तो बोला वेरी गुड यार, तुम तो बहुत चालाक है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, W3 से W2 माइनस कर दोगे तो वेट ऑफ वाटर ए निकल जाएगा, डायग्राम देखो निकल जाएगा। अब वो मेरे को और एक चीज मालूम है, ये जो W4 हमने मेजर किया, W4 से W1 अगर घटा दूं वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर बॉटल, तो मुझे क्या निकल जाएगा, टोटल वेट ऑफ दिस वाटर। और इस टोटल वेट में कौन कौन सा वाटर है, वाटर ए और वाटर बी, और वेट ऑफ वाटर ए हमने निकाल चुका है, तो हमको चाहिए वेट ऑफ वाटर बी, तो वेट ऑफ वाटर बी विल बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 4 विच इज योर W4 माइनस W1 माइनस वेट ऑफ वाटर ए, वेट ऑफ वाटर ए क्या, W3 माइनस W2, वेट ऑफ वाटर बी मैंने निकाल लिया, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड मैंने मेरे को पहले से मालूम है, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या समझे बाबू, किया जाए कुछ कुछ लिखा जाए, चलो समझ गए तो इजी है ना। तो देखो, तो वेट ऑफ वाटर बी निकालने के चक्कर में हमको और एक वाटर बनाना पड़ा जिसको हमने बोला वेट ऑफ वाटर ए, तो वेट ऑफ वाटर ए इन थर्ड स्टेज,
इसको आप कैसे निकाल रहे हैं? इट इज योर W3 माइनस W2, ऐसे आपने निकाल दिया। नाउ वेट ऑफ वाटर A प्लस बी, दोनों वाटर A प्लस बी दोनों मिला के इन फोर्थ स्टेज, ये आप कैसे निकाल रहे हो? आपने बोला सर सिंपल है, W4 माइनस W1 करिए। ठीक है बाबू, वेरी गुड। फिर मैं पूछ रहा हूं, मेरे को चाहिए वेट ऑफ वाटर बी इन फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में ना वाटर बी हमने दिखाया था, फोर्थ स्टेज। तो आप बोलोगे सर सिंपल तो था, टोटल A प्लस बी में से A को घटाइए, तो W4 माइनस W1 लिखिए, फिर इसमें से घटा दीजिए W3 माइनस W2। लो, आपको अभी निकाल के दिया मैंने वेट ऑफ वाटर बी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ कैसे? सर पहले से आपने फॉर्मूला बना दिया था, ये तो W2 माइनस W1 था ही, तो नीचे जो फॉर्मूला आ गया कौन सा आ गया, उसको चिपका दीजिए सर, W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ये फॉर्मूला चिपकाइए सर। चिपका दिया यार, निकल गया आंसर। दिस इज हाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज कैलकुलेटेड यूजिंग पिक्नोमीटर मेथड। एंड ये सेम मैथमेटिकल फॉर्मूला, सेम प्रोसेस, सेम स्टेजेस डेंसिटी बॉटल में भी ली जाती है, वहां पर भी यही स्टेजेस होते हैं इसी तरह से। पहले खाली वाला बोतल, फिर उसमें एक ड्राई सॉइल सैंपल भरो, वो दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में जो ड्राई सॉइल सैंपल भरा है उसको पूरा पानी से फिलअप कर दो। तीसरा, चौथे में एम्प्टी बॉटल को लेके पूरा पानी भर के ही केवल उसका एक वेट निकालो, फोर्थ स्टेज। तो ये 4 स्टेज में इस तरह से वेट निकालने के बाद फिर उन वेट को यूज करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीड्यूर। ये भी लेबोरेटरी मेथड है, एंड दिस मेथड इज बेसिकली सुटेबल फॉर मीडियम कोर्स सॉइल। ठीक है, और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी यूज कर सकते हैं, मीडियम कोर्स सॉइल के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक्चुअली दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। आप ऐसे लिख दो सिंपली, किसी भी तरह के सॉइल के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। कंफ्यूजन का है रे भाई? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं, पूछेगा भी नहीं। ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल है, ऑफ सॉइल। क्लियर है? ये ध्यान रखना। ठीक है, वेल इसको हम थोड़ा अरेंज कर सकते हैं यार, इस वाले फॉर्मूले को। आप लोग देखिए जरा, मैं अरेंज करके क्या, इसको जीएस इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1, इस तरह से अरेंज कर सकता हूं। देखिए, इस तरह से याद रखने में इजी होगा। क्लियर है? वी कैन अरेंज लाइक दिस। ये नोट भी ध्यान रखना, इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। सभी हर एक तरह के सॉइल्स के लिए ये मेथड आपका सुटेबल है। और कोर्स ग्रेन सॉइल्स के केस में भी ये मेथड को आप यूज कर सकते हो, लेकिन डेंसिटी बॉटल मेथड को आप कोर्स सॉइल के लिए यूज नहीं कर सकते थे। बड़ा बड़ा अगर सॉइल साइज है तो उस केस में आप यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखा ना वहां पे, है ना, 2 mm से छोटे पार्टिकल साइज होना चाहिए। तो इस केस में वैसा नहीं। ठीक है, आप बड़े सॉइल्स के लिए भी इसका यूज कर सकते, मतलब बड़े साइज, बड़े पार्टिकल साइज के लिए भी इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। ओके, और छोटे के लिए तो यूज कर ही सकते हो, बड़े के लिए भी यूज कर सकते हो, इसलिए लिखवा दिया सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, नॉट टू वरी। क्लियर है? आप लोग लिखते चलिए अच्छे से, डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाते चलना, यही नोट्स है, यही सब कुछ है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको लाइफ में फिर दोबारा सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने का मन नहीं लगेगा कहीं पर भी, और जरूरत भी नहीं पड़ेगा।
समझ गए? अभी तो ये तो बेसिक बेसिक है, फिर चलेंगे शियर स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन, फाउंडेशन, फाइल, सब कुछ ए टू जेड। समझ गए? वी आर हियर नॉट टू फियर। देखिए, आपका हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेथड कंप्लीट। अब ये मेजरिंग फ्लास्क जो होती है, इसका साइज जान लो। ये दो वेरिएंट में आता है, एक का 250 ml होता है कैपेसिटी, ठीक है, और ये 500 ml की कैपेसिटी में भी आती है। बस यही ध्यान रखना है। बाकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन सेम सेम जो पिक्नोमीटर में देखा, वही डेंसिटी बॉटल में, वही मेजरिंग फ्लास्क मेथड में। समझ गए? गैस जार मेथड भी यूज होता है। और ये जो श्रिंकेज लिमिट मेथड है, ये श्रिंकेज लिमिट मेथड ये कोई अलग से मेथड नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली एक रिलेशनशिप है। हम जब आपको श्रिंकेज लिमिट क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे, श्रिंकेज लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी दौरान एक फॉर्मूला भी मैं डिराइव करूंगा, रिलेशन बिटवीन श्रिंकेज लिमिट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। वही फॉर्मूला, वही रिलेशनशिप को यूज करके हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही ये मेथड है, श्रिंकेज लिमिट मेथड, जो कि आगे आएगा। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, गेट वगैरह में और डिफरेंट एग्जामिनेशन में, एई में काफी क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं उस फार्मूला से, है ना। तो फार्मूला तो अपने को डिराइव करना ही करना है। जब हम श्रिंकेज लिमिट पढ़ेंगे तो वहीं पर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से समझने में कोई मतलब नहीं है। उसके लिए लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सब कुछ समझना होगा। तो वो जब वो टॉपिक आएगी कंसिस्टेंसी वाली, तो वहीं पर वो समझेंगे, वहीं पर वो फार्मूला डिराइव करेंगे, तो वो मेथड वहीं पर हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, ये है रिलेशनशिप जिसको यूज करके हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? ये मेजरिंग फ्लास्क का कैपेसिटी ध्यान रखना, लिख लो यहीं पर, जैसे नोट्स में मैंने लिखवा रहा है, 250 ml, 500 ml। बाकी सब कुछ सेम, और बस नाम याद रखना है। पिक्नोमीटर का कैलकुलेशन बता दिया, सेम कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी इज फॉलोड इन मेजरिंग फ्लास्क, पिक्नोमीटर, डेंसिटी बॉटल, एवरीवेयर। गैस जार में भी सेम। गैस जार जो होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 लीटर की होती है, ठीक है। गैस जार, इसका 1 लीटर का वॉल्यूम होता है। ये सब चीजें ध्यान रखना, और कुछ नहीं चाहिए। हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट कंप्लीट, ठीक है। बस इतना ही पूछता है बाबू, और कुछ नहीं पूछा आज तक। ट्रस्ट मी, यकीन करो। पागल हो गए हैं क्वेश्चन देख देख के, सब जगह से नहीं आता। ये भी ज्यादा बता दिया, लिख लिए होगे। चलो अब नेक्स्ट, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय गामा। एंड व्हाट इज दिस? वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। यही होता है ना, वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज योर यूनिट वेट ऑफ सॉइल। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग, समझ रहा है बात को? मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड देखो, कोर कट मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, कोर कट मेथड, या फिर इसको हम सिलेंडर ड्राइव मेथड बोलते हैं। मैंने कोर कट कम से कम 6-7 हजार बार किया होगा, फॉर्मेशन का कॉम्पैक्शन निकालने की। मिनिमम 6-7 हजार कोर कट तो मारा ही होगा, ठीक है। वेल, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये भी एक मेथड है। सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड, ये भी एक मेथड है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि इनका ना प्रैक्टिकल यूजेस होता है, ठीक है। ये सैंड रिप्लेसमेंट का प्रैक्टिकल यूज होता है भाई, ओके। कोर कट का प्रैक्टिकल यूज होता है। सैंड रिप्लेसमेंट भी हम लोग करते हैं कब? देखो, अगर सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल मतलब क्या होता है ना, हम जैसे रेलवे का फॉर्मेशन बना रहे थे एक जगह पे, तो ये एमपी का बात कर रहा हूं मैं, एमपी में ही था उस समय, ठीक है, शेड्यूल वाले इलाके में। तो प्लास्टिंग करवाए, है ना, बहुत सारा पत्थर था, ठीक है। मतलब ऊपर से लग रहा था कि पत्थर है, हार्ड रॉक है, लेकिन अंदर जब कटिंग करवाए वो पत्थर का, जब चिजलिंग हुआ, सॉफ्ट रॉक निकला। सॉफ्ट रॉक मतलब ना पत्थर जैसा था, लेकिन बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन भी नहीं कह सकते हो, सॉफ्ट रॉक था वो, पत्थर था। मतलब उसको ऐसे काटो, चिजलिंग करो, तो वो एकदम एक बहुत बड़ा मास निकल के आएगा, लेकिन रोलर चला दो तो चूर चूर हो जाएगा, ऐसा कुछ था। तो उसको हम लोग सॉफ्ट रॉक की कैटेगरी में डाले थे। अब वो
उसमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज था, एक्चुअली मैंने ही वो चीज यूज भी किया था, ठीक है। उससे पहले यूज करने में सब घबरा रहे थे साइड पे। हमने क्या किया, एक दिन बोला डालो रे एक लेयर, कोई पत्थर पूरा बड़ा बड़ा उठा के, गलत है ये, है ना, लेकिन मेरे को मालूम था वो काम कर जाएगा। टेस्टिंग नहीं हुई थी उसकी कुछ, लेकिन यार पत्थर है, हार्ड तो होगा ही। निचला लेयर था, टॉप लेयर नहीं था। हमने डलवा दिया पूरा का पूरा पत्थर, रोलर चलवा दिया बढ़िया से। और जो नहीं टूट रहे थे पत्थर, एक्सावेटर बुलाया, पुकलिन बुलाया, उठवा के बेड से बाहर फेंकवा दिया। समझ रहे हो, मतलब घपला घपला बाजी, ठीक है। तो ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन बात क्या हुआ मालूम है, जब बारिश हुई ना, बारिश जब हुई, पूरा का पूरा वो जब वो चूर करने के बाद जब बारिश हुई, इतना अच्छा मॉइस्चर उसने कैप्चर किया। उसके बाद जब रोलिंग किए, अरे भाई, बेड देखने में मजा आ। बात यही थी, उसमें पानी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए था फॉर प्रॉपर कॉम्पैक्शन, नहीं तो वो डस्ट बन जा रही थी। समझ रहे हो। तो फिर ऐसे केसेस में उस तरह का जो सॉइल हम लोगों ने यूज किया, उसका जो टेस्टिंग हम लोगों ने किया, है ना, मतलब ये कॉम्पैक्शन टेस्ट जो किया, उसमें सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज किया, उसका डेंसिटी निकालने के लिए। समझ गए बात को। ओके, तो ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का प्रैक्टिकल यूज है। कोर कट मेथड क्यों, देखो बात क्या है, कोर कट क्यों नहीं कर सकते। जब हम आपको मैं अभी बताऊंगा तब समझ में। एक्चुअली कोर मारोगे ना, तो कोर मारोगे तो फिर कोर निकालोगे, होता क्या है ना, कोर में पूरा मिट्टी भर 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 जाता है, उसी का मेजरमेंट वगैरह सब कुछ करते हैं अच्छे से क्लीन करके। लेकिन मान लीजिए अगर सैंडी सॉइल है कुछ, ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल है, उसमें कोर मारा, बाहर निकाला, कोहेजन लेस है, अंदर से कोर से सारा का सारा सॉइल झड़ जाएगा, अंदर सॉइल रहेगा ही नहीं, सॉइल झड़ के नीचे गिर जाएगी। जैसे ही तुम कोर उठाओगे, सॉइल झड़ के नीचे गिर जाएगा। तो कोहेजन लेस सॉइल्स के लिए फिर क्या करोगे, किस तरह से यूनिट वेट निकालोगे। इसके लिए अपने पास मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। समझे, ठीक है। चलो एक एक करके पढ़ेंगे, मजा आएगा, समझ में आएगा चीजें। मैं ज्यादा शेयर नहीं करता हूँ इन सब चीजों को, नहीं तो हड़क जाएंगे लोग यूट्यूब पे। मैं बस केवल फैकल्टी नहीं है, पढ़ाना हमारा शौक है, पढ़ा। ऑब्जेक्टिव इज टू शेयर नॉलेज विथ यू, टू शेयर वट एवर वी हैव लर्न, ठीक है। चलिए, कोर कट मेथड, सिलेंडर ड्राइव मेथड, ये सब लिख लिया। ये तो फिर यहीं तक इंपॉर्टेंट है, ये सब बाकी नाम याद रखना। वाटर बैलून मेथड, रबड़ बैलून मेथड, या फिर रबड़ बैलून मेथड, या रेडिएशन टेक्निक, जो रेडिएशन टेक्निक देखे थे हमने वाटर कंटेंट निकालते वक्त, वही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है। तो ये नाम याद रखिएगा। नाम पूछता है ऑब्जेक्टिव में पहला तो, और जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, कोर कट, वाटर डिस्प्लेसमेंट, सबमर्ज्ड मास डेंसिटी एंड सैंड रिप्लेसमेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बोलूं, कोर कट एंड सैंड रिप्लेसमेंट एक इंजीनियर के लिए, और बाकी कुछ नहीं। बाकी सब यूं एवं आना चाहिए, है ना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम सभी इंपॉर्टेंट है। मान लो एसएससी जेईई एग्जाम में बैठे हो, ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही सकता है, कन्वेंशनल भी डाल दिया कि राइट नेम्स ऑफ टेस्ट बाय यूजिंग व्हिच यू कैन फाइंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड नहीं रे, सॉइल। एक मिनट, बाय यूजिंग व्हिच यू कैन फाइंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो टेस्ट के नाम तो कम से कम याद होनी चाहिए ना, तभी तो वो नंबर देगा पूरा का पूरा एग्जामिनर। इस तरह से लिखोगे 6 टेस्ट का नाम, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तब 5 नंबर बैठाएगा। समझे क्या, अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस टेस्ट का नाम पूछ रहा है तो नाम हमको लिखना है। तो इसलिए ये नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हेडिंग डालिए कॉपी पे, कोर कट मेथड। और देखिए, ये तीन जो इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं, पहले इनका नाम जान लो। ये जो यहाँ पे एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना, इसी को हम कोर बोलते हैं, ठीक है। इसी को जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। ये देखो यहाँ पे गाड़ा हुआ है ना। ये हाईवे बन रही थी, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे बन रही थी, तो फॉर्मेशन का हमको डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकालना था, जिसके लिए हमको चाहिए ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। वो कैसे निकलता है हम समझा देंगे अभी, ठीक है। तो ये कोर हमको मारना था, ये कोर है, ये कोर को ग्राउंड के अंदर धसाया जाता है, ठीक है। वो कोर को ग्राउंड के अंदर धसाने के लिए इस रैमर का यूज किया जाता है।
इसको बोलते हैं रैमर। देसी भाषा में हथौड़ा बोलो, हैमर बोलो। इसका जो वेट होता है 9 kg का होता है। ये याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर चाहिए आपको तो अलग से इस तरह का डायग्राम बना लो रैमर का। ये रैमर, ठीक है, रैमर। इसका जो वेट होता है ये होता है 9 kg का। लिख लो यहाँ पर रैमर। और इसका जो ओवरऑल हाइट होता है लगभग ये 1 मीटर तक का हाइट होता है, 900 mm। समझ गए, इतना हाइट का ये होता है। अब यहाँ पे देखो, एक छोटा सा ये कॉलर जैसा है, इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉली। ये जो गोल जैसा यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है इसको बोला जाता है डॉली। ये डॉली अगर मैं बगल में बना के दिखाऊं इस तरह का, ऐसा ये डॉली सामने से अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा। दिस इज योर डॉली। ठीक है, ये डॉली का जो हाइट होता है ये लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो, ये जो कोर है इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड डायमेंशन बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये कुछ इस तरह का ये कोर होता है, सिलेंड्रिकल कोर होती है, ठीक है। अब ये जो सिलेंड्रिकल कोर है इसमें ये होता है लगभग, इसका जो डायमीटर होता है ये होता है 10 सेंटीमीटर का, है ना। तो ये डॉली का भी जो डायमीटर होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर का। क्योंकि हम क्या करते हैं, डॉली का काम किया है, जब कोर को जमीन में धसाया जाएगा, है ना, तो एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा शार्प हो गया, है ना, बस इतना ऐसा। जब कोर को जमीन में धसाओगे तो डायरेक्ट कोर के ऊपर अगर हथौड़ा मारेंगे तो कोर का जो सरफेस है ना वो बेंड बांड हो जाएगा, मुड़ 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 जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट कोर के ऊपर हथौड़ा नहीं मारते, कोर के ऊपर डोली रखते हैं, डोली के ऊपर भी हथौड़ा मार के उसको ग्राउंड के अंदर धसाया जाता है। समझ गए बात को। इसका जो ओवरऑल हाइट होता है ये लगभग होता है तुम्हारा 12.5 टू 13 सेंटीमीटर, इतना हाइट का होता है। इसका जो इंटरनल वॉल्यूम होता है, याद रखना, स्टैंडर्ड वॉल्यूम हमेशा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम का ये होता है, कोर का डायमेंशन है। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड चीजें मैं बताया हूँ, स्टैंडर्ड जो कि एग्जाम पर्पज से आपको चीजें ये ध्यान रखनी है, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, दूसरा डॉली, तीसरा ये कोर, ये उनका स्टैंडर्ड डायमेंशन हो गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम लोग फील्ड पे रहते हैं तो होता है ना, कोर का साइज कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, तो हमको कैलिब्रेट करना पड़ता है। हर एक कोर का जो जितना भी सिलेंडर है सबको हम कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने का मतलब है सबका इंटरनल डायमीटर कितना है वो कैलकुलेट करके एक सीट बना के रख लेंगे, कोर में नंबर लिख देंगे, मान लो ये नंबर है 1। ठीक है, इस तरह के एक ही कोर नहीं होता है साइड पे, मेरे साइड पे लगभग 40-50 कोर था, है ना। तो सब में नंबरिंग था 1 2 3 4, और सबको हम लोगों ने कैलिब्रेट कर रखा था, एक सीट बना लिया था। सीट में इंटरनल डायमीटर इसका परफेक्टली अच्छे से मेजर करके, इंटरनल डायमीटर कितना है ना, इसका इंटरनल डायमीटर कितना है परफेक्टली मेजर कर लिया, एक्चुअली स्केल में विजुअली। फिर उसका हाइट कितना, इंटरनल हाइट वो भी मेजर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसको यूज करके इंटरनल वॉल्यूम उसका हमने कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ रहा है। फिर उसको एक सीट में लिखा, इंटरनल डायमीटर, इंटरनल हाइट, इंटरनल वॉल्यूम, इस तरह से कैलिब्रेट कर लिया था। कोर नंबर उसका ये डेटा, सभी का कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, है ना, तो हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेटा है ना। एग्जामिनेशन में अगर डेटा नहीं दिया है तो इस डेटा को यूज करके हम आंसर करेंगे, अगर डेटा दिया है तो जो डेटा दिया है उस डेटा को कंसिडर करते हुए आंसर्स करेंगे। क्लियर है, यहां तक कंफ्यूजन नहीं। अब चलो आगे बात करते हैं। देखो ये एनएच बन रही थी, यहाँ पे कोर मारा है ना, यहाँ पे कोर मारा है, ये कोर देखो जमीन के अंदर मारा है, ये खड़ा है लेके, आपको ये हाइट दिख रही होगी लगभग 900 मीटर 1 मीटर के आसपास, है ना, 900 mm, सॉरी 900 mm 1 मीटर के आसपास ये रैमर का हाइट, इसका वेट होता है लगभग 9 kg। तो ये जो कोर मारा है इसका पर्पस क्या है, हम इसको यूज करके बल्क यूनिट वेट जनरली हम निकालेंगे इस पर्टिकुलर सॉइल का, जहां पे ये कोर मारा है भाई ने वहां पे उस सॉइल का बल्क यूनिट वेट निकाला जाएगा, गामा बल्क कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे, गामा बल्क इक्वल टू क्या होता है, सुनना, गामा बल्क इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल, जो भी सॉइल उसका वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। तो कोर मारेंगे तो हमको बल्क यूनिट वेट निकल जाएगा। तो मान लो
अब क्या करना है, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर समझाता हूँ। देखो करते क्या है, ये मान लो ग्राउंड लेवल है जहां पर आपको कोर मारनी है और इस सॉइल का बल्क यूनिट वेट निकालना है। एक्चुअली हमको निकालना है बेसिकली क्या, ये फील्ड क्वालिटी कंट्रोल होता है। ये फील्ड क्वालिटी कंट्रोल हम करते हैं, मतलब डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकालते हैं, रोलिंग करने के बाद कितना कॉम्पैक्शन हुआ है। तो इसके लिए हमको गामा ड्राई का वैल्यू चाहिए होता है। तो गामा ड्राई इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क डिवाइडेड बाई 1 + वाटर कंटेंट। ये फॉर्मूला को बेसिकली यूज किया जाता है ना। तो गामा बल्क का वैल्यू चाहिए, तो ये हम कोर कट मार के निकाल लेंगे। मॉइस्चर कंटेंट हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो मैंने बताया था फील्ड में यूज करते हैं, उसको यूज करके वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। दोनों मिल गया। गामा ड्राई निकाल लेंगे वही फील्ड पर। फिर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन हम चेक कर लेंगे कि गामा ड्राई अभी कितना है, और जो गामा ड्राई एट ओएमसी था, एमडीडी है ना, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उसको हम बोलते हैं। तो जो भी एमडीडी है, तो गामा ड्राई दिस डिवाइडेड बाय एमडीडी इनटू 100 इज योर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। और वो स्पेसिफिकेशन होती है, जैसे हम लोग के साइड पे मोर देन 98% होना था किसी भी तरह से एनी टाइम। 98% से कम है तो उस बेड को पास फेल कर देते थे, फिर रोलिंग करो। मैं तो ये करवाता हूँ। 98 से कम हुआ मतलब मैं भूत बन जाऊंगा, ऐसा। ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ टर्म बोल दिया, एमडीडी क्या बोल दिए सर, नहीं घबराओ। जब कॉम्पैक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां एमडीडी क्या होता है मैं अच्छे से समझाऊंगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। घबराने का जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो, तो ये मान लो ग्राउंड सरफेस है। अब इसमें आपको कोर मारना है सबसे पहले। तो आप क्या करोगे, जो भी ग्राउंड सरफेस है, मान लो जैसे यहाँ फॉर्मेशन वगैरह तो लेवल और क्लीन तो होगा ही, है ना। नहीं है फिर भी मान लो डस्ट वगैरह जमा हो गया, तो डस्ट वगैरह थोड़ा साफ कर दो। या फिर मान लो कोई नॉर्मल ग्राउंड पे तुम मार रहे हो तो वहां पे घास वास होगा, उसको साफ कर दो, क्लीन कर दो, जिस एरिया में तुमको कोर मारना है। सरफेस को क्लीन करने के बाद कोर को रखो, सिलेंडर कोर का जो सिलेंडर है उसको रखो। जो धार वाला एरिया है, धार वाला पोर्शन जो है उसको नीचे की तरफ रखोगे, तभी तो वो इंसर्ट, मतलब मारोगे इसके ऊपर हथौड़ा तो वो पेनिट्रेट करेगा। कोर रख लिया। कोर रखने के बाद इसके ऊपर डॉली रख दो। ठीक है, डॉली भी सेम डायमेंशन की होती है, डॉली रख दिया। ठीक है, दिस इज योर कोर और ये डॉली। ठीक है, ये रख दिया। अब हम मारना चालू करेंगे हथौड़ा, जो रैमर है उसको मारना चालू करेंगे। कितना मारना है नहीं मारना है मारते चलो जब तक वो धस ना जाए। कहां तक धस ना जाए, इसका भी एक स्टैंडर्ड है। देखिए, कोर के ऊपर डॉली है ना, तो कोर तो जमीन के अंदर पूरा का पूरा पेनिट्रेट कर जाएगा। कोर जमीन के अंदर पूरा का पूरा कर गया पेनिट्रेट। अब कोर के ऊपर जो तुम्हारा डॉली है, डॉली का हाइट कितना बताया था मैंने, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो डॉली है ना, ये कम से कम तुम्हारा 1.5 सेंटीमीटर लगभग, ओके, 1.5 सेंटीमीटर जमीन के नीचे चला जाना चाहिए, और लगभग 1 सेंटीमीटर फिर ऊपर बचा हुआ रहेगा। डोली को भी साथ में पेनिट्रेट करवाओ। समझ गए, तो इतना, इस लेवल तक हथौड़ा मारो कि इस तरह से पेनिट्रेशन हो जाए। मारने के बाद पेनिट्रेट हो गया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद डॉली हटाइए। डॉली हटाने के बाद अभी कोर को तुम सीधा ऐसे हाथ से नहीं निकाल सकते, है ना, वो हाथ से नहीं निकाल पाओगे। क्या करना पड़ेगा, इसके अगल बगल ना ये पूरा एरिया खुदाई करनी होगी। ये पूरा खोदोगे, है ना, ये पूरा खोदोगे खंती से। ओके, पूरा खंती से खोदेंगे वो पूरा एरिया, फिर कोर को बाहर निकालेंगे। ये मेरे हाथ में है कोर। ठीक है, अब सोचो ये जो कोर मैं बाहर निकालूंगा, कोर में मिट्टी इधर उधर सब जगह लगा होगा, क्लीन करूंगा, झाड़ दूंगा। जो बाहर सरफेस पे लगा है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगा। प्लस मान लो जब तुमने कोर बाहर निकाला, तो कोर जो है ना वो ऐसा कुछ है। देखो, समझना, डायग्राम समझना। कोर जो है ऐसा कुछ है। इसमें मिट्टी जो है वो मिट्टी कैसे लगे होंगे, देखिएगा। मिट्टी एक तो अंदर तो पूरा का पूरा मिट्टी भरा होगा, ये तो कंफर्म, प्लस बाहर भी कुछ ऐसा ऐसा रह गया होगा, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा। मतलब इसका सरफेस ना लेवल नहीं होगा।
इसका जो सरफेस है ऊपर नीचे वाला वो लेवल नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है। ये देखो ये तुम्हारा कोर है, ये इस तरह से मिट्टी है, ठीक है। ये जो कोर कट मेथड है ये सुटेबल होता है उस तरह के सॉइल के लिए जो थोड़ा स्टिकी इन नेचर होता है। जो ड्राई सॉइल वगैरह होता है उस तरह के सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों? सोचो, जब ये कोर तुम बाहर निकालोगे, अगर सॉइल ड्राई है तो सारा का सारा मिट्टी नहीं झड़ जाएगा, कोर से बाहर झड़ जाएगा। तो ये ड्राई सॉइल वगैरह स्टिकी नेचर ऑफ सॉइल जो भी होते हैं उसके लिए सुटेबल होते हैं। इसलिए जो कोर कट हम मारते हैं वो फॉर्मेशन पे मारते हैं रोलिंग करने के बाद, क्योंकि जब रोलिंग करते हैं ऐसे स्टिकी मिट्टी पे तो पानी डाल के रोलिंग करते हैं तो बढ़िया मॉइस्चर होता है और वो सॉइल स्टिकी नेचर होता है, तो इसलिए उस समय हम उस पे कोर मारते हैं। समझ गए बात को? ओके। तो अब देखो, और इसलिए हम वाटर कंटेंट निकाल के गामा ड्राई निकालते हैं उसका। तो देखिए, एक मिनट। तो अब क्या करेंगे, इस तरह का कोर आपका निकलेगा। तो हमको क्या करना है, इस हमारे पास एक ब्लेड रहता है, ठीक है, वो ब्लेड से अच्छे से सरफेस को ट्रिम करते हैं, लेवल कर देंगे, है ना। जो भी इधर उधर मिट्टी है सब मिट्टी को हटा दो, अच्छे से पूरा लेवल कर दो। लेवल कर दिया, ठीक है, इस तरह से एकदम लेवल कर दो। लेवल दी, टॉप एंड बॉटम सरफेस। ये लेवल होने के बाद हमको क्या करना होता है, हमारे पास होता है स्प्रिंग बैलेंस तराजू। इसका वॉल्यूम तो हमको मालूम है क्या, अंदर जो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी तो अंदर ही है कोर के अंदर, इसलिए हमने लेवल किया। और इसका इंटरनल वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम अपने को मालूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी जो स्टैंडर्ड है वही लेके चलते हैं, बाकी जो आपने कोर को जैसा कैलिब्रेट कर रखा है एक्चुअल डेटा जो है वो अकॉर्डिंगली फील्ड पे देखोगे। लेकिन अभी तो मालूम है तुमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका है वॉल्यूम। तराजू होता है स्प्रिंग बैलेंस, वहां पे सीधा कोर को उठाओ रख दो, वो वेट निकाल के दे देगा। तो वेट इसका मेजर करो, लेट्स सपोज इसका वेट आ गया W2। तो इसका वेट को मैं W2 केजी बोलूं या ग्राम बोलूं, जो भी यूनिट है ना। तो W2, इसका वेट मैं W2 क्यों बोल रहा हूँ, W2 वेट में क्या इंक्लूड है, एम्प्टी कोर का वेट प्लस सॉइल का वेट, है ना। तो अब मेरे को निकालना है क्या, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा बल्क इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल। तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, 1000 सेंटीमीटर। W2 में क्या है, वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल प्लस एम्प्टी कोर। W1 में क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी कोर। समझ गए बात को? इस तरह से हम गामा बल्क निकाल लेते। बस यही हो गया आपका यूनिट वेट निकालने का मेथड। अब यहाँ से ड्राई यूनिट वेट निकालना है, तो वही जो सॉइल तुमने कोर मारा है वही अगल बगल बहुत सारा सॉइल पड़ा है, या फिर वो कोर का मिट्टी ही थोड़ा निकाल लो। मॉइस्चर टेस्टर है तुम्हारे पास, उसमें डालो 6 ग्राम मिट्टी, सेक करो, मॉइस्चर रीडिंग ले लो मॉइस्चर मीटर से। मॉइस्चर कंटेंट निकल गया उसका, तो गामा ड्राई निकल जाएगा, गामा बल्क डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये कॉम्पैक्शन वाले मेथड से ये डिजाइन करके तुमने रखा है पहले से, तो वो डेटा पहले से तुम्हारे पास है। गामा ड्राई निकल गया, गामा ड्राई डिवाइडेड बाई एमडीडी इंटू 100, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकल गई। बस ये होता है सिंपल चीज। और इसको ना ये करने के लिए 25,000 आदमी इंजीनियर समझता है अपने आप को, मतलब एक, बस इसके लिए साइट इंजीनियर। भाई साइट इंजीनियर का इज्जत करो, बहुत जरूरी है। चलिए अब इसका थ्योरी लिखिए। पहला पॉइंट, इट इज द फील्ड मेथड। दूसरा, कोर कटर इज a cylindrical vessel open from top and bottom with sharp edges having total वॉल्यूम ऑफ 1000 ml या फिर 1000 cc, दोनों एक ही बात है। इन दिस मेथड द ग्राउंड सरफेस इज लेवल्ड and core is driven into the ground with the help of rammer and dolly. Next,
कोर कटर इज इंसर्टेड इन सॉइल अंटिल 1.5 सेंटीमीटर डोली पेनिट्रेट द ग्राउंड सरफेस। बताया था डायग्राम, तो डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाना आपको। देन कोर इज टेकन आउट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से फिर कोर को बाहर निकालेंगे। टॉप एंड बॉटम सरफेस इज लेवल्ड नीटली, अच्छे तरीके से टॉप और बॉटम को लेवल कर लीजिए, जरूरी है। नेक्स्ट, गामा बल्क कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिख लो। गामा बल्क इक्वल टू W2 माइनस W1 बाई 1000 ग्राम पर सीसी, जिसमें W2 क्या है, वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ एम्प्टी कोर, W1 क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी कोर ओनली, है ना। और ये वेट कैसे मेजर करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द वेट, वो भी लिखना है तो लिख लो, स्प्रिंग बैलेंस। आगे नोट, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल, ऐसा सॉइल जो कोहेजन लेस है उसके लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। बताया था, कोर निकालोगे मिट्टी झड़ जाएगा अगर कोहेजन लेस है तो। सेम अगर सॉइल आपका ड्राई या गीला है, सॉरी ड्राई है, गीला नहीं, गीला है तो चलेगा, ड्राई अगर है सॉइल तो भी मिट्टी झड़ जाएगा, समझ गए। तो ड्राई क्ले एंड सिल्ट के लिए भी ये सुटेबल नहीं है। कोहेजन लेस सॉइल जैसे कि ग्रेवल एंड सैंड के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो ये मेथड किसके लिए सुटेबल है, इट इज ओनली सुटेबल फॉर सॉइल विच इज हाईली स्टिकी इन नेचर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली सुटेबल फॉर सॉइल जो कि हाईली स्टिकी नेचर है। तो कोहेजन लेस के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, बताएंगे, बताएंगे क्या, बताया हुआ हूँ, सैंड रिप्लेसमेंट। बोला था दो ही मेथड प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होता है, एक तो ये कोर कट, दूसरा सैंड रिप्लेसमेंट टेक्निक, है ना। रोड रोड वगैरह बनाते हैं, हाईवे वगैरह, वहां पे जनरली अधिकतम कोहेजन लेस सॉइल्स ही मिलता है, और वहां पर वो सैंड रिप्लेसमेंट हम करते हैं, वो भी एक तरह का फील्ड में किया जाता है, फील्ड में ही किया जाता है सैंड रिप्लेसमेंट, और उसको यूज करके फिर गामा बल्क निकालते हैं। तो गामा बल्क निकालने के बाद फिर मॉइस्चर कंटेंट निकालने के बाद फिर गामा डी एंड डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन वगैरह फिर बाद में सब निकालते चलते हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन। क्लियर है, तो लिख लीजिए। अब ना इस मेथड को समझते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए ये बहुत इजी मेथड है। इसमें करते क्या है समझते चलो, पहले मैं समझाऊंगा डायग्राम, जो यहाँ डायग्राम बनाऊंगा वही डायग्राम आपको बनानी है अपने कॉपी में भी, उसके बाद फिर थ्योरी लिखेंगे, जो भी थ्योरी लिखना है। समझिए, हम सबसे पहले एक सॉइल कंसिडर करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर शेप हम प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज एक सॉइल मास कंसिडर किया और बढ़िया से उस सॉइल मास को ट्रिम वगैरह करके और इस पर्टिकुलर शेप में, है ना, हमने एक क्यूब के फॉर्म में या फिर जो भी एक स्टैंडर्ड शेप में हमने ढाल दिया, ठीक है, इस शेप में हम ढाल दिया। ये पूरा का पूरा सॉइल है, आप ये समझो, ये पूरा सॉइल है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज कंप्लीटली द सॉइल मास। हमने सॉइल मास को लिया और एक स्टैंडर्ड शेप में हमने उसको प्रेजेंट किया, इस शेप में हमने उसको ट्रिम कर लिया अच्छे से, ये पहला स्टेप है। ये ट्रिम करने के बाद इसका हमने वेट मेजर किया, लेट्स सपोज इसका जो वेट है इट इज योर W1। अब ये इमेजिन करो, जब आप सॉइल कंसिडर करोगे और उसको इस शेप में आपको ट्रिम करना है, तो ये शेप वो सॉइल मेंटेन कर पाए, इसके लिए उस सॉइल का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, स्टिकी नेचर होना चाहिए। स्टिकी होगा तभी आप एक पर्टिकुलर शेप उसको प्रोवाइड कर पाओगे। जैसे सोचो बालू से गणेश जी बना लोगे, नहीं बना पाओगे, उसके लिए थोड़ा स्टिकी टाइप का सॉइल होगा, तभी आप मूर्ति वगैरह बना पाएंगे। उस तरह का सॉइल के लिए ये सुटेबल है, मतलब अगेन कोहेसिव सॉइल के लिए ये मेथड सुटेबल है, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर शेप में उसको बनानी है और उसका वेट हमको मेजर करना है। तो ये शेप वो तभी अपना होल्ड करके रख पाएगा जब वो स्टिकी नेचर उसमें जब होगा, जब उसमें कोहेजन होगा। कोहेजन लेस सॉइल के लिए ये मेथड अगेन वैलिड नहीं है। तो दिस मेथड इज अगेन वैलिड फॉर कोहेसिव सॉइल। तो सॉइल इज योर कोहेसिव। तो आपने एक पर्टिकुलर शेप दिया और उसका वेट मेजर कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या करते हैं देखिए, अब जो ये सॉइल है, ठीक है, जो ये सॉइल था आपका, जिसको आपने एक पर्टिकुलर शेप दिया था, जो आपने कंसिडर किया है, ओके, इसको मैं थोड़ा बना देता हूं एक बार। इस पे जो सेकेंड स्टेप हम करेंगे वो क्या करेंगे देखो, फिर एक मिनट, मैं इसका 2D डायग्राम बनाता हूँ, है ना, आपको विजुअलाइज हो गया 3D वो, है ना। मैं इसको अभी 2D में बनाता हूँ, नहीं तो फिर वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा जो मेरे को दिखाना है। तो ये आपका सॉइल है, ओके।
इसके ऊपर हम पैराफिन वैक्स का कोटिंग लगाएंगे। एक वैक्स होती है, ठीक है, वैक्स मोम, जिसको हम बोलते हैं पैराफिन वैक्स, उसका एक लेयर हम चढ़ा देंगे, एक पर्टिकुलर थिकनेस का एक लेयर चढ़ा देंगे। ठीक है, इस पूरे सॉइल के ऊपर एक पैराफिन वैक्स का कोटिंग लगाएंगे। समझ गया क्या चढ़ा रहे? एक कोटिंग चढ़ा दिया, किसका? वैक्स का। कौन सा वैक्स? पैराफिन वैक्स कोटिंग। ये आपने चढ़ा दिया इस पे पूरे सॉइल के ऊपर अच्छे से। ये क्यों चढ़ाएंगे? क्योंकि हमको इसको वाटर डिस्प्लेसमेंट है ना, पानी में डुबाना है ना, तो इसलिए वो वाटर प्रूफ रहे, वो जो अंदर का सॉइल है, नहीं तो फिर उसमें फिर पानी वगैरह वो एब्जॉर्ब करके और कुछ वेट वगैरह उसका चेंज हो जाएगा, इसलिए वो ना हो, इसलिए हम इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग के लिए पैराफिन वैक्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया अच्छे से। ये जो पैराफिन वैक्स हमने अप्लाई किया, हमें इसका यूनिट वेट मालूम है। वी नो गामा वैक्स, हमको इस वैक्स का सारा प्रॉपर्टीज मालूम है, इसका यूनिट वेट हमको मालूम है इस पैराफिन वैक्स का। तो पैराफिन कोटिंग लगाने के बाद एक बार फिर से आप इसका वेट मेजरमेंट करो। लेट्स सपोज इन दोनों को मिला के जो वेट आपको निकल रही है, इट इज योर W2 वेट। अगर इसका वेट W2 है तो आप मुझे ये बताओ कि ये वेट ऑफ पैराफिन वैक्स क्या होगा। तो वेट ऑफ वैक्स अगर मैं केवल पूछूं तो आप बोलोगे सर सिंपल है, W2 से घटा देंगे W1, क्योंकि W1 केवल वेट ऑफ सॉइल था और उसमें आप पैराफिन वैक्स लगाए, तो जो यहाँ पे वेट अगर थोड़ा इंक्रीज मिलेगा, तो जो इंक्रीज मिल रहा है वो उतना ही वेट पैराफिन वैक्स का है। तो वेट ऑफ वैक्स इज W2 माइनस W1। तो ये वेट ऑफ पैराफिन वैक्स यहां से हमको मालूम है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज बता रहा हूं। अब ये जो पैराफिन वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल था, उसको हम एक जार में डालेंगे। हम एक जार पहले कंसिडर करेंगे। सोचो, एक जार लेंगे, ठीक है, एक जार ले लिया, ये कोई भी जार हो सकता है, ठीक है, कोई भी जार हो सकता है। एक जार ले लिया, अब इस जार में ना पूरा कंप्लीटली पानी आप भर दो फुल। ठीक है, तो तीसरा स्टेप ये, टेक ए जार, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना, टेक ए जार एंड फिल विथ वाटर कंप्लीटली, विथ वाटर कंप्लीटली। ये कर लिए बाबू लोग तीसरा स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम और एक कंटेनर लेंगे जिसमें वॉल्यूम मेजरमेंट का भी सिस्टम होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, वॉल्यूम मेजरमेंट का भी सिस्टम होगा, ग्रेजुएशन वगैरह होगा उसमें। ठीक है, हम ऐसा एक कंटेनर लेंगे जिसमें आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जितना लेवल चढ़ा उसके करस्पॉन्डिंग इतना वॉल्यूम, जितना लेवल चढ़ा उसके करस्पॉन्डिंग इतना वॉल्यूम, वो वाला सिस्टम होगा। वैसा एक कंटेनर लेंगे, ग्रेजुएटेड कंटेनर, है ना, मतलब जिसका वॉल्यूम हमको नोन भी होगा और उसका वॉल्यूम हम मेजर भी कर सकते हैं। उसमें किसी भी लेवल पे वाटर हो, उस लेवल के करस्पॉन्डिंग क्या वॉल्यूम है हम बता सकते हैं। ऐसा हम कंटेनर लेंगे, ठीक है, एक मेजर लेंगे वॉल्यूम के लिए। तो वो कंटेनर मान लो ये है, ये वाला वो कंटेनर है। ठीक है, वो कंटेनर कौन सा है, वो है ये। समझ गए? अब इस कंटेनर में यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे रीडिंग्स वगैरह होंगे साइड में। ठीक है, इस कंटेनर का वॉल्यूम भी नोन है और इसमें आप वॉल्यूम को किसी भी लेवल पे पानी हो आप इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इस वाले कंटेनर में इस जार को, ये जो जार आपने कंसिडर किया था थर्ड स्टेप में जिसमें पानी भर दिया था, इस जार को इस वाले कंटेनर में प्लेस कर देंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, इस जार को हमने भर दिया, रख दिया। इस जार में पूरा पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था। ठीक है, इस जार को हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस जार के अंदर, अब इस क्या करेंगे, इस जार के अंदर जो हमारा पैराफिन वैक्स कोटेड सैंपल था सॉइल का, उसको डुबाएंगे। ये देखो, ये पैराफिन वैक्स कोटेड सैंपल है मेरा, ये सॉइल आ गया। ठीक है, ये सॉइल आ गया और इस पे वैक्स भी कोटेड है, ये डुबा देंगे, ये सैंपल को डुबा देंगे।
इसमें डुबा दिया। अब सोचो, इमेजिन करो, सीधा सीधा बात है, जब तुम डुबाओगे इसमें तो क्या होगा? पानी तो जार में फुल था, है ना? अब उसमें कुछ थोड़ा सा भी वॉल्यूम वो कैरी नहीं कर सकता था एडिशनल। अब आपने इस चीज को डुबा दिया, ये सॉइल सैंपल को जिसमें पैराफिन वैक्स कोटेड था, तो जितना वॉल्यूम का ये सॉइल सैंपल है इंक्लूडिंग पैराफिन वैक्स कोटेड, ये जो सैंपल जितना वॉल्यूम का आपने डुबाया, क्या उतना ही वॉल्यूम का वाटर इधर नीचे बाहर निकल जाएगा? वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड, वाटर of same volume get displaced, ये होगा वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम गेट डिस्प्लेस होके किधर आएगी? ये कंटेनर में, जो स्टैंडर्ड कंटेनर है उसमें गिरेगी। तो कितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा? जितना वॉल्यूम उस सॉइल का इंक्लूडिंग दैट पैराफिन वैक्स कोटिंग है ना, उसका दोनों मिला के जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा और ये कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद जार को उठा लो धीरे धीरे आराम से, एक एक बूंद भी पानी उसमें गिरने दो। ठीक है होता है ना कभी चिपका हुआ रह जाता है, तो जार के उठा के पूरा अच्छे से वो पानी गिर जाने दो। उसके बाद यहाँ पे जो भी पानी जमा हुआ कलेक्ट हुआ है, ठीक है, इसको हम मेजर कर लेंगे। एंड लेट्स सपोज ये जो वॉल्यूम आपको निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इसको मैं VW कह रहा हूं, ये हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, आराम से, क्योंकि यहाँ पे मेजर करने का सिस्टम है। तो ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स लेयर। इतना ही ना, और कुछ नहीं। चाय आ गया मेरा, चाय पी लेता हूं, है ना, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे बढ़िया से। चाय पी लेते हैं, आप लोग तब तक सोचिए क्या पढ़ाया हूं। पकड़ लो, हाँ, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे का मेजरमेंट क्या होगा? देखो बड़ा सिंपल है। तो ये जो VW वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस था, इसमें मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स है, यही चीज। अब वॉल्यूम ऑफ वैक्स हम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज ये WX ये हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्या हमें गामा वैक्स मालूम था? क्या होता है? वेट ऑफ वैक्स बाई वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो वेट ऑफ वैक्स, क्या ये W2 माइनस W1 था बाई वॉल्यूम ऑफ वैक्स? तो ये जो वैक्स हम यूज कर रहे हैं उसका यूनिट वेट हमको मालूम है। तो क्या यहां से मैं वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकाल सकता हूं? W2 माइनस W1 बाई वी वैक्स, सॉरी गामा वैक्स। वॉल्यूम ऑफ वैक्स मेरा निकल गया, तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाल सकता हूं? यस। व्हाट इज दैट? दैट इज वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू, अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल, it will be equal to volume of water displaced VW minus volume of wax, which is your W2 minus W1 a gamma wax, इतना। दिस विल बी योर वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्या आपने वेट ऑफ सॉइल पहले ही मेजर कर लिया है W1? क्योंकि वो सॉइल सैंपल को जो एक शेप प्रोवाइड किए ट्रिम करके बढ़िया से, उसका वेट तो आप पहले ही मेजर कर लिए ना, तो W1 वेट आपको मालूम है। तो क्या आप जो भी है यूनिट वेट उसका, है ना, गामा सॉइल, ये निकल जाएगा। कैसे? वेट ऑफ सॉइल कितना? W1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड माइनस W2 माइनस W1 बाई गामा वैक्स।
और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी हमने मेजर कर लिया बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड कंटेनर, है ना। वहां से इस तरह से निकाला जाता है सॉइल का यूनिट वेट। तो इस मेथड में बेसिकली क्या था कि हमने वॉल्यूम को इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेट किया। बेसिकली यही किया है ना कि वॉल्यूम को किसी तरीके से कैलकुलेट किया, क्योंकि वेट ऑफ सॉइल तो तुरंत सीधा सॉइल को ट्रिम वगैरह करने के बाद रख दिया स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, तो वेट बता दिया। लेकिन वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए हमने ये वाटर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक यूज किया टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल, एग्जैक्ट वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम निकालने के बाद हमने वेट बाय वॉल्यूम कर दिया, उस सॉइल का यूनिट वेट निकल गया। बस इतना, है ना। नाउ दिस मेथड इज सुटेबल फॉर व्हाट, जो हमने थ्योरी बोला था आपको, अगेन कोहेसिव सॉइल। कोहेजनलेस के लिए ये मेथड अगेन सुटेबल नहीं है। तो उन पॉइंट्स को भी अब जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं। तो लिखिए, यही 2 पॉइंट अपने को लिखना ही है और कुछ है नहीं, बाकी सब तो एक्सप्लेन करा दिया, कैलकुलेशन मैंने लिख के दिखाई दिया आपको। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर हाईली स्टिकी एंड कोहेसिव सॉइल, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है। इन दिस मेथड सैंपल ऑफ सॉइल इज ट्रिम्ड इनटू ए गुड शेप एंड इट्स वेट इज टेकन एज W1, ठीक है। ये दूसरा स्टेप। उसके बाद अप्लाई ए पैराफिन वैक्स कोटिंग अगर लिखना है, तीसरा स्टेप। लिखवा दूं क्या प्रोसीड्यूर? वो तो मैंने समझाया था डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर आप बोलेंगे तो मैं लिखवा देता हूँ, लिखवा ही देता हूँ यार। लिखिए लिखिए। Then a paraffin wax coating is applied over the soil sample and baked as W2. Then it is dipped into a container filled with water and volume of water displaced is measured as VW. Okay, आगे लिखिए following calculations are done. क्या गामा सॉइल इक्वल टू क्या था, W2 माइनस W1 बाई VW माइनस W2 माइनस W1 बाई गामा, ठीक है। लाइक दिस यू कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ सॉइल यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। बाकी डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाया था, सब प्रोसेस तो सब लिखो कॉपी पे अच्छे से सजा के। ये पीडीएफ भी तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा, लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ जो आनंद आता है, मजा आता है ना, ये सब चीजें क्या यार, मैं कहीं किताब से लिख रहा हूँ क्या, नहीं, मालूम है, जहन में है, वो चीजें हो जाएंगी। एक बार चीजों को समझ जाओगे ना तो कभी जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं आप। और वो चीज चाहिए। मैंने कम से कम 50-60 बार सॉइल मैकेनिक्स लिखा होगा स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, जब मैं प्रिपेयर करता था। पढ़ लिया, उसके बाद बैठा एकदम, ठीक है, कि सॉइल रिवीजन करना है, लिखना चालू किया रफ कॉपी में। अब जहां पे मान लो कहीं लगता था कि भूल रहा हूँ, जो अपना मेरा मेन कॉपी होता था जिसमें मैंने सब कुछ बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, उसको एक बार फिर से 1-2 पेज पढ़ लिया, फिर याद आ गई चीजें, उसके बाद फिर उसको अपने हाथ से लिख देता था। इसलिए मैं कभी भूला नहीं सॉइल मैकेनिक्स। आप भी लिखने का प्रैक्टिस करो, यही होता है मेहनत। जितना हम अपने आप पर काम करोगे बाबू, उतना स्किल डेवलप होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग होंगे, एग्जाम भी क्लियर होंगे बहुत अच्छे तरीके से। समझ गए? आपको कोई घोर के नहीं पिला देगा, हम लोग बस चीजें आपको समझा के आसान कर सकते हैं, बाकी याद वगैरह समझना सब काम आप ही का है, ठीक है। नेक्स्ट, सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड। देखिए अभी जो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोगों ने किया, ये मेथड भी सेम उस जैसा ही है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड जैसा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे क्या है ना, और सेम टाइप ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल है, कोहेजन मतलब सॉरी कोहेसिव सॉइल के लिए ये मेथड भी सुटेबल है। और ये सब मेथड कहाँ कहाँ करोगे, लेबोरेटरी में कर रहे हैं ये सब मेथड, ठीक है। ये सब मेथड को सोचो फील्ड में करोगे क्या, नहीं, ये सब मेथड लैब में हो रही है। तो ये दो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये लैब मेथड्स हैं, ओके। कौन सा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड जो देख रहे हो, सबमर्ज मास डेंसिटी मेथड, ये सारे लेबोरेटरी मेथड्स हैं। तो देखिए ये भी सेम उस जैसा ही है,
बट यहाँ पे क्या है ना, वॉल्यूम कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसा हम पहले में जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर था, वहां से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, इस वाले मेथड में कुछ और डिफरेंट वे को, कॉन्सेप्ट को यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैलकुलेट करेंगे। बाकी सब कुछ सेम। तो देखो क्या सेम, वही सॉइल सैंपल लो, उसको एक बढ़िया शेप में, गुड शेप में प्रोवाइड करो, गुड शेप उसको प्रोवाइड करो, एक ब्लॉक जैसा कुछ प्रोवाइड करने के बाद उसका वेट हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैं कर रहा हूं। पहला स्टेप समझना, समझते चलना, लिखते चलेंगे एक ही साथ। एक सॉइल सैंपल को एक बढ़िया ब्लॉक फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये सॉइल किस तरह का होना चाहिए, स्टिकी सॉइल होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए, तभी इस एक पर्टिकुलर शेप में ये रिटेन कर पाएगा, रह पाएगा, है ना। सो इट इज सुटेबल फॉर कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस का हम यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। तो ये स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, दिस इज योर स्प्रिंग बैलेंस, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस देखे होगे, कबाड़ वाला लेके चलता अपने साथ स्प्रिंग बैलेंस, है ना। तो ये स्प्रिंग बैलेंस है। ये दिस इज व्हाट, दिस इज योर ब्लॉक ऑफ सॉइल, ब्लॉक ऑफ सॉइल जिसका हमको यूनिट वेट निकालना है। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज इसका वेट आपको दिखा दिया W1। स्प्रिंग बैलेंस ने आपको सीधा वेट दिखा दिया कि हवा में मेजर कर रहे हो। ठीक है, इसको वेट कहाँ मेजर कर रहे हैं, हवा में। मतलब स्प्रिंग बैलेंस से उस सॉइल को कनेक्ट कर दिया और वेट मेजर कर लिया, उसका वेट आपको दिखा दिया वो W1। नाउ अब क्या करिए, इस सॉइल पे अब हमको पैराफिन वैक्स का कोटिंग लगाना है ना। तो इस सॉइल पे हमने पैराफिन वैक्स का, इस सॉइल ब्लॉक के ऊपर पैराफिन वैक्स का कोटिंग लगा दिया, क्योंकि हमको पानी में डुबाना ही है, सबमर्ज करना है। मतलब किस में करेंगे, पानी के अंदर ही करेंगे बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे पानी मान के चल रहा हूँ, लेकिन मान लो एग्जाम में कोई और लिक्विड देगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे हमने पैराफिन वैक्स का कोटिंग चढ़ा दिया। ठीक है, पैराफिन वैक्स का कोटिंग चढ़ा दिया। ओके, दिस इज योर व्हाट, पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स का गामा हमको मालूम था, इज नोन। ठीक है, इसका एक लेयर हमने चढ़ा दिया। तो इसमें भी वही स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास। बाय यूजिंग दिस स्प्रिंग बैलेंस हम इसका वेट मेजर कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसका वेट आया आपको W2। ये जो स्प्रिंग बैलेंस आपको इसका वेट शो कर रहा है, दैट इज योर W2। अब देखिए, ये जो सॉइल स्पेसिमेन है, ठीक है, सॉइल ब्लॉक है कोटेड विथ पैराफिन वैक्स, इसको हम क्या करेंगे, एक कंटेनर हमारे पास होगा। अब पानी में डुबाने की बारी, एक कंटेनर होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भर देंगे। ओके, दिस कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक है, सॉइल का ब्लॉक विथ कोटेड विथ पैराफिन वैक्स, उसको इस कंटेनर के अंदर सबमर्ज कर देंगे, डुबा देंगे। बस डुबाना है आपको, और कुछ नहीं करना। उसके बाद का कैलकुलेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये डुबा देंगे। ठीक है, अब सोचो, इससे फिर अगेन इससे भी स्प्रिंग बैलेंस आपका कनेक्टेड है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है। अब जो ये वेट का मेजरमेंट शो कर रहा होगा, ये क्या W2 शो कर रहा होगा, अभी भी नहीं, ये और कुछ शो कर रहा होगा, जो कि होगा W3। क्यों, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोई भी चीज सबमर्ज है ना, तो उसके नीचे एक फोर्स लगता है, बॉयंसी फोर्स। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी माय डियर बॉय, इस सबमर्ज्ड ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे FB, बॉयंट फोर्स, या फिर बॉयंसी फोर्स। ठीक है, और बॉयंसी फोर्स कितना लगता है, बॉयंसी फोर्स इज नथिंग बट, ये कितना लगेगा, इट जित जितना वो, जितना वॉल्यूम का ब्लॉक है, उतना वॉल्यूम का वाटर वहां पे नहीं है। आप ये समझो, जितना वॉल्यूम का वो ब्लॉक है, उतना वॉल्यूम का वाटर वहां पे नहीं है। तो जितना वॉल्यूम का वाटर नहीं है, उसका वेट के बराबर का जो फोर्स है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी वगैरह क्या होता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या, पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हो। नहीं तो अभी जो न्यू क्लासेस है, न्यू भी अगर वो रिकॉर्ड होंगे तो हम बताएंगे फिर से। तो वो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, मतलब सॉरी, वो बॉयंसी फोर्स।
इट इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा। यहाँ पे लिक्विड कौन सा था? वाटर था। इसलिए मैंने बोला एग्जाम में कोई और लिक्विड देगा तो उसके अकॉर्डिंग वेट निकालना होगा। अगर किरोसिन दे दिया, किरोसिन में तुम डुबा रहे, या फिर और कुछ दे दिया, एनी लिक्विड ऑफ एनी स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका वेट हमको कैलकुलेट करना होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो बेसिकली कहने कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बॉयंसी फोर्स लगेगा नीचे से। तब जब बॉयंसी फोर्स यहाँ से नीचे से लगेगा तो पहले जो इस वाले कंडीशन में जब वो हवा में आप वेट ले रहे थे इस सॉइल ब्लॉक का, जब वो पैराफिन वैक्स से कोटेड था तो W2 आ रही थी, लेकिन अब सबमर्ज कंडीशन में बॉयंसी फोर्स लग रहा है तो वो W2 नहीं शो करके W2 से कम शो करेगा, लेस देन W2। क्यों? बॉयंसी फोर्स नीचे से एक्ट कर रहा है ऊपर, तो वो हल्का हो जाए, उसको लगेगा कि वो हल्का हो गया है, नीचे से एक सपोर्टिव फोर्स है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें यहाँ पे चलते हैं, तो ये आपको कंडीशंस मालूम होना चाहिए। और वैसे भी एक चीज फील कर पाओगे, जब पानी में कूदते हो कितना मस्त हल्का हल्का महसूस होता है। रनिंग वाटर में नहीं, ऐसे ठहरा हुआ पानी में, या फिर रनिंग वाटर में भी देख लो ना, ये तुम एक काम करो, नदी में जाओ और तैरने की कोशिश करो एकदम पूरा पकड़ के, पूरा शरीर एकदम हल्का महसूस होगा, मजा आता है ना? तो बॉयंसी के कारण, ठीक है, बॉयंसी आपका वजन कम कर दे। क्लियर है? क्योंकि वो नीचे से लग रही होती, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आप डिस्प्लेस कर दिए आपके ऊपर उतना का फोर्स लग रहा है, बॉयंस फोर्स। समझ में आ रहा है? इसलिए आपका जो वेट नीचे लगता सीजी से, इसका वेट कहाँ से लगता है? इसका वेट अगर देखते कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट, ये मान लो कोई मटेरियल है, इसका सीजी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इसका वेट लगेगा, इसके अपोजिट में बॉयंसी फोर्स लग रहा है, तो कुछ हल्का महसूस करेगा ना वो, जब पानी में डूबेगा तो वो चीज, तो वो महसूस भी होती है अपने को, है ना, वो बॉयंसी फोर्स के कारण होती है। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे हम लोगों ने किया। ओके, तो इस हमने बस मेजरमेंट कौन कौन सा लिया? हमने बस यहाँ पे 3 मेजरमेंट लिए हैं। W1 मेजर कर लिया है, W2 मेजर कर लिया है, W3 मेजर कर लिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इस स्टेज से और चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखो, डायग्राम बना लो कॉपी पे, अब मैं लिखते चलता हूँ, बताते चलता हूँ क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो ये बताओ, पहला स्टेप, वेट ऑफ सॉइल ओनली कितना है? W1। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। सेकेंड, वेट ऑफ वैक्स, वेट ऑफ वैक्स ये कितना है? बोलोगे W2 माइनस W1 करो भाई, कर दिया। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ वैक्स, बोलोगे सर यूनिट वेट आपने बोला मेरे को मालूम है वैक्स का, तो W2 माइनस W1 बाई गामा वैक्स में कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वैक्स भी मेरे को मालूम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा ये हमको मालूम नहीं है। फोर्थ स्टेप, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये हमें मालूम नहीं है, यही हमें किसी तरह से निकालनी है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल अगर हम निकालेंगे तब जाके वेट ऑफ सॉइल तो हमको मालूम है, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम विल गिव यू द डेंसिटी ऑफ द सॉइल, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, है ना? तो वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करनी है। सो ये जो मेथड है, क्या ये मेथड आपको इससे पहले जो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड मैंने बताया था उससे ज्यादा अलग लगा? नहीं, उसी जैसा ही है, उसी जैसा ही है, सिमिलर टू दैट ओनली, बट हियर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल उसको हम एक अलग कुछ अप्रोच से हम कैलकुलेट करेंगे, और इस मेथड का एप्लीकेबिलिटी भी सेम कोहेसिव सॉइल के लिए है। तो पहले ये 2 पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद मैं सीधा कैलकुलेशन कर लूंगा। तो लिखिए, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल विच आर हाईली स्टिकी इन नेचर। पहला तो वो पॉइंट ही रहेगा, है ना? तो अभी तक जितने भी मेथड हमने देखा सभी मेथड कोहेसिव सॉइल्स के लिए ही था जो हाईली स्टिकी इन नेचर है। ठीक है, तीनों का तीनों। आगे लिखिए, it is similar to water displacement method, the only difference is that here volume of soil is calculated by some other approach. And what is that approach? We will look into now, we will look into this now. W3 इक्वल टू, डायग्राम देखो, W3, जो W3 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट W3 एज W2 माइनस FB, ये इक्वेशन बन जाएगा तीसरा कंडीशन से।
FB. व्हाट इज दिस? W2 माइनस FB मतलब क्या है? FB buoyancy force है. Buoyancy force means weight of water displaced of volume equal to what? Equal to volume of soil block coated with paraffin wax. यही है, क्योंकि आप उसी को आपने पानी में डुबाया था. तो सॉइल ब्लॉक कोटेड विथ पैराफिन वैक्स का जो वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम का जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उस वाटर का वेट जो होगा वही होता है buoyancy फोर्स. क्लियर है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ soil block coated with paraffin. Soil block coated with paraffin wax. I can write like this: paraffin wax. समझ गए? ठीक है. अब ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हम बता सकते हैं. मतलब ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज बट नथिंग बट FB, है ना? तो ये FB का वैल्यू हम बता सकते हैं. क्यों? हमने W2 तो मेजर किया है स्प्रिंग बैलेंस से, W3 भी मेजर किया है. हमने W2 और W3 दोनों मेजर किया है. ओके, तो W3 और W2 दोनों मेजर किया है. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, देखना कॉन्सेप्ट सुनना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना वॉल्यूम का, ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू, बैकग्राउंड में वॉल्यूम चलेगा, वॉल्यूम इक्वल टू मैं लिख देता हूं V सॉइल प्लस V वैक्स, वॉल्यूम ऑफ वैक्स. इतना वॉल्यूम का जो वाटर है उसका वेट कितना आएगा? सिंपल सी बात है, W2 माइनस W3 आएगा, इतना आएगा. तो ये मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हो रही है. यही बात है. तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रही है, ये कैसे निकलेगा? वेट तो आपने निकाल लिया, वाटर का यूनिट वेट तुमको मालूम गामा W. तो W2 माइनस W3 बाई गामा W. तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो कि बराबर होगा किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स का. अब इसमें से भी यू नो द वॉल्यूम ऑफ वैक्स, देखो मैंने लिखवाया था, वॉल्यूम ऑफ वैक्स इज W2 माइनस W1 बाई गामा वैक्स. तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स हमको मालूम, VW मालूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी व्हाट? यहां से, या फिर ऐसा इक्वेशन बनाओ, समझो बात को, क्या क्या कर रहा हूं. W2 माइनस, ऐसा लिख सकता हूं आप यहाँ पे, W2 माइनस W3 बाई गामा W, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस व्हाट? W2 माइनस W1 बाई गामा वैक्स. तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, दोनों को ब्रैकेट में ले लो यार, कहा जाता है, W2 माइनस W3 बाई गामा W डिवाइडेड बाई, सॉरी, डिवाइडेड गामा W माइनस ब्रैकेट में इधर W2 माइनस W1 बाई गामा वैक्स. क्या इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं निकल जाएगा? वेट ऑफ सॉइल क्या है? W1, तो W1 बाई दिस, है ना, इज इक्वल टू गामा बल्क, मतलब गामा सॉइल, बल्क बोल रहा हूं बार बार, बल्क मतलब जनरल यूनिट वेट ऑफ सॉइल, है ना, इसलिए बल्क बोला जाता है. तो गामा ऑफ सॉइल क्या निकल गया? W1 डिवाइडेड बाई जो फॉर्मूला भी बना, क्या बना फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉइल का? W2 माइनस W3 बाई गामा W. एक मिनट, W2 माइनस W3 बाई गामा W ब्रैकेट माइनस W2 माइनस W1 बाई गामा W, सॉरी गामा वैक्स. ये आपका बन गया फॉर्मूला ऑफ गामा सॉइल. हो गया? आप इसको गामा सॉइल बोलो, या फिर आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ गामा बल्क,
मतलब बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, क्योंकि ये जो सॉइल है हम इसमें कोई स्पेशल कंडीशन तो नहीं लगा रहे ना कि ड्राई है, सैचुरेटेड है, ऐसा है। सॉइल है बस जनरल, उसमें पानी हो सकता है, सैचुरेटेड थोड़ा सा मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कुछ हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, वो एक जनरल सॉइल है, बल्क सॉइल। उसका हम यूनिट वेट निकाल रहे हैं, तो जनरली उसको हम बोलते हैं बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से आप निकालते हो by applying this submerged mass density। यहाँ पे buoyancy का कॉन्सेप्ट यूज होता है बस ये। और buoyancy फोर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जो भी बॉडी तुम डुबाओगे पानी में, वो बॉडी का जो वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम का पानी का वेट उस बॉडी में सेंटर ऑफ buoyancy होगा एक, वहां से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही हो। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ये इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बुआयंसी एंड फ्लोटेशन का एक चैप्टर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। डिफरेंट कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, बहुत सारा चीज वहाँ वहाँ वो अलग ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बुआयंसी, मेटा सेंटर वगैरह है ना, तुम्हारा फिर ये कार्गो शिप, फाइटर शिप, ओके, इनका स्टेबिलिटी वगैरह का एनालिसिस वगैरह इंटरेस्टिंग है, मजेदार। फ्लूइड मैकेनिक्स तो भाई क्या मतलब, क्या बोलूं, बहुत प्यार करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से अपन। ओके, बहुत प्यार से पढ़ाया भी है, तो आप पढ़िए, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास भी अवेलेबल है। ओके, आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट, पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो सेशन अपनी चल रही है, इसमें तो न्यू क्लासेस बनेंगे, तो आप उसको एंजॉय। ठीक है, आप पुराना जो पहले से पढ़ाया हुआ है, बच्चे वहां से इंजीनियरिंग सर्विस और गेट क्वालिफाई किए हैं और स्टेट ए जेई में रैंक लाए हैं, कोई बात नहीं, न्यू भी पढ़ाएंगे तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि अगला जो मेथड है ना, वो अभी बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा मेथड है, उसमें अलग से समझाने में 25 से 30 मिनट लग जाएगा, है ना, तो बड़ा मेथड है, इसमें अगर बता दिया तो वीडियो लेंथी बन जाएगी। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड पढ़ने के बाद फिर हम उसके बाद फिर और कोई मेथड वगैरह ज्यादा कुछ अपने को पढ़ना नहीं है, बस पढ़ेंगे एक हाइड्रोमीटर मेथड, पिपेट मेथड, वो पढ़ेंगे, वो एक थोड़ा सा पोर्शन आएगा, उसके बाद सब बहुत सारा सारा चीज इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, सब कुछ। अभी तो कंसिस्टेंसी वगैरह भी चालू होगा, बटरवर्क लिमिट वगैरह, वो तो और मजेदार है। ठीक है, टफनेस इंडेक्स वगैरह क्या है, फ्लो इंडेक्स वगैरह क्या है, ये सब चीजें वो मजेदार वाली, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी ऑफ सॉइल, थिक्सोट्रॉफी ऑफ सॉइल, ये सब चीजें अभी शुरू होंगे। श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ, ये लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, कासाग्रांडे टेस्ट क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब चीजें। इसके बाद सॉइल क्लासिफिकेशन, अभी तो मजेदार वाली चीजें हैं, समझ गए, बहुत बड़ा मजा लगता है ये, और ये सब चीज सॉइल मैकेनिक्स का बेसिक है, बेस। तो ये इनिशियली जो 25-30 क्लास होगा या ज्यादा, मान लो कि 35 या 40 क्लास तक, है ना, उसको कभी मिस नहीं करना है। उसके आगे का चीज तो सिंपल है, ये समझ गए हो तो कॉम्पैक्शन, परमिएबिलिटी, कंसोलिडेशन, सीपेज, वो सब समझने में कोई टाइम नहीं लगता सर। शियर स्ट्रेंथ, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, कुछ नहीं है वो सब। ये नहीं समझे तो सब गुड़ गोबर, समझ गया, ये इंपॉर्टेंट है सारा कोर्स। क्लियर है? ऑल द बेस्ट। वीडियो की क्लासेस कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद कर लीजिए। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि एक जबरदस्त ऑफर मैं आप सभी को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, है ना। देखिए, पढ़ाई तो पढ़ाई है भाई, यही चीज आप कहीं और लाख रुपया देके पढ़ोगे, मेरे पास थोड़े पैसे में पढ़ लूँ, हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा पैसा डिमांड कर ही लेते हैं तो क्या बुराई करते हैं, अपना भी तो हक बनता है भाई। मैं कंपलसरी तो नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप आओ आओ आओ, ये तो आपके स्वेच्छा के ऊपर, आपकी मर्जी के ऊपर है ना। जो आएंगे उनका स्वागत, एग्जाम निकलवा दूंगा। थैंक यू।